का परिचय कराते हुए कहा, ये है आदित्य की दादी और हमारी पत्नी रागिनी देवी जी। हृदय मणि की ओर देखता है। उन दोनों को हैरान होता देखकर पुष्कर महाराज ने उनके मन की बात समझ ली। पुष्कर महाराज ने कहा, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं बूढ़ा और ये इतनी जवान कैसे। असल में बात यह है कि आदित्य के माता पिता के एक कार एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद इस घर में मैं अकेला ही बचा था और आदित्य भी हॉस्टल में रहता था। इस खाली महल में अकेला बूढ़ा मैं भूतों की तरह भटकता रहता था। फिर मेरी मुलाकात रागिनी से हुई। ये मेरे स्कूल में टीचर थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमने शादी कर ली। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं। हृदय ने माहौल को लाइट करते हुए कहा, महाराज जी, आप तो अभी भी काफी यंग हैं। अपने आप को बूढ़ा मत कहिए। पुष्कर महाराज हंसते हुए बोले, चलिए खाना शुरू करिए। सभी लोग खाने लगे। हृदय ने देखा कि रागिनी बड़े प्यार से आदित्य को अपने हाथों से खाना खिला रही है। रागिनी तकरीबन 40 की उम्र की एक आकर्षक महिला है। भीड़ में यदि खड़ी हो जाए तो उनके आकर्षक नैन नक्श अपने आप लोगों को अट्रैक्ट कर लें। रागिनी ने हृदय से कहा, डॉक्टर, आपने रिसर्च के लिए इतनी दूर से यहां आने की क्यों सोची? हृदय ने कहा, बिल्कुल सही पूछा आपने। देखिए, आमतौर पर बड़े शहरों में मानसिक बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता है। वहां अच्छे डॉक्टर भी मौजूद हैं। लेकिन अगर हम छोटे शहरों और गांवों की बात करें तो यह मामला बिल्कुल उल्टा है। अगर किसी को मानसिक बीमारी होती है तो सबसे पहले उसे मारपीट कर सुधारने की कोशिश की जाती है, और अगर बात इससे भी ना बनी तो फिर झाड़ फूक की तरफ लोगों का रुझान होता है। इसलिए मैंने छोटे शहरों को अपनी रिसर्च के लिए चुना। पुष्कर महाराज ने कहा, रागिनी, तुम्हें पता नहीं, ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। आज मंदिर में मेरा हाथ बहुत जल गया था। इन्होंने कुछ फूलों की पंखुड़ियों से मेरे हाथ को ठीक कर दिया। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं जला था। पुष्कर महाराज ने रागिनी को अपना हाथ दिखाया। उस पर जलने का कोई निशान भी नहीं बचा था। सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मणि भी गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन हृदय की आंखों में नींद नहीं थी। उसे उस मूर्ति की तलाश थी जिसके हाथ में वो काले हीरे से बनी नायाब और चमत्कारी अंगूठी है। हृदय गेस्ट रूम से बाहर निकलकर गैलरी में टहलते हुए वहां रखी चीजों में उस मूर्ति को ढूंढने लगा कि तभी उसे रागिनी आदित्य के कमरे की ओर जाते हुए दिखी। उनके हाथ में दूध का गिलास था। हृदय उसे देखकर छुप जाता है। रागिनी के जाने के बाद हृदय एक बार फिर अपनी खोज में लग जाता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अपनी खोज कल जारी रखने के इरादे से अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह के 11 बज चुके हैं। मणि की आवाज से हृदय की आंख खुलती है। मणि हृदय को जगाते हुए कहता है, हृदय, उठो, जल्दी चलो। हृदय ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, क्या हो गया? सोने दो यार, बाद में आना। हृदय, उठो, मेरी बात तो सुनो। हृदय को मणि की आवाज में गंभीरता सुनाई दी। हृदय ने लेटे हुए अपनी एक आंख खोलकर कहा, क्या बात हो गई? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मणि ने उससे कहा, हृदय, जल्दी चलो, तुम्हें पुष्कर जी ने बुलाया है। क्यों? आज सुबह आदित्य चक्कर खाकर गिर गया। वो बहुत परेशान है। तुम्हें जल्दी बुलाया है। हृदय कुछ सोचते हुए कहता है, तुमने पहले क्यों नहीं जगाया? इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रहे हो। चलो, जल्दी चलो। दोनों दौड़ते हुए आदित्य के कमरे तक पहुंचते हैं। वहां पुष्कर, रागिनी और उनके मैनेजर सिद्धार्थ तीनों मौजूद हैं। आदित्य के कमरे में पहुंचते ही हृदय ने देखा कि आदित्य बिस्तर पर लेटा बहुत जोर जोर से चीख रहा है। रागिनी जी एक तरफ खड़ी रो रही हैं। हृदय को कमरे में देखते ही पुष्कर महाराज ने कहा, अच्छा हुआ डॉक्टर आप आ गए। देखिए ना, इसे फिर से दौरा पड़ गया है, कुछ करिए। हृदय आदित्य के पास गया और उसकी आंखों में देखा। आदित्य ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और शांत होकर लेट गया। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं।
पुष्कर महाराज ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना रागिनी, ये बहुत बढ़िया डॉक्टर है। देखो कैसे इनको देखने मात्र से ही आदित्य शांत हो गया। हृदयम आदित्य के बेड में उसके पास बैठकर उसकी नब्ज टटोलता है। थोड़ी देर के एग्जामिनेशन के बाद हृदयम कहता है, पुष्कर जी, ये इतना कमजोर क्यों है? इसे तो सीवियर वीकनेस है। पुष्कर जी कहते हैं, डॉक्टर पता नहीं क्या हो रहा है। हमने आपको बताया ही है कि इसकी पूरी जांच कराने के बाद भी रोग का पता नहीं चल पा रहा है। डॉक्टर, हमें किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए हमने रागिनी को आदित्य की पूरी जिम्मेदारी सौंप रखी है। वही इसके खाने पीने का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन पता नहीं इसे क्या हो रहा है। हृदयम ने आदित्य के पेट पर फिर से देखा और सोचने लगा। फिर उसने बात बदलते हुए पुष्कर महाराज से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूं, आज से ही इन्हें आदित्य को देना शुरू करिए, सब ठीक हो जाएगा। हृदयम मन में सोचता है, आदित्य के पेट पर ये लिपस्टिक का निशान कैसा? शुभांगी अपने घर के बाहर लॉन में बैठी हुई है। वो अपनी चोट से रिकवर हो रही थी, लेकिन उसके पैर में अभी भी दर्द हो रहा है। उसने सफेद रंग की स्वेटर पहनी हुई है और हल्की धूप उसके चेहरे को चमका रही है। तभी गांव के कुछ लोग शुभांगी के पास आकर कहते हैं, मैडम, आपके ऊपर हमला हुआ, जानकर बहुत दुख हुआ। आप कैसी हैं? शुभांगी उन सबको देखकर खड़ी होकर बोली, मैं अच्छी हूं। हरिराम जी, आप लोग अचानक कैसे? सब ठीक तो है ना? हरिराम बोला, मैडम क्या बताएं, हम लोग बहुत डरे हुए हैं। रजत सुंदरी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। हमारा गांव उसके गुस्से से आज तक बचा हुआ था, लेकिन न जाने हमने ऐसी क्या गलती कर दी जो इस बार हमारा गांव भी उसके गुस्से का शिकार हो रहा है। शुभांगी ने पूछा, साफ साफ बताइए क्या हुआ है? हरिराम ने कहा, मैडम क्या बताऊं, मेरे बेटे की शादी हुए 1 साल हुआ है। बेटा शहर में फैक्ट्री में नौकरी करता है, बहू हमारे साथ ही रहती है। कल बहू अपने सास और गांव की औरतों के साथ कुएं से पानी लेने गई थी। बहू से कुएं से पानी निकालते नहीं बन रहा था, तो उसकी सास ने कहा कि ला, मैं बताती हूं कैसे पानी निकालते हैं। वो बहू को कुएं से पानी निकालना सिखा ही रही थी कि बहू ने उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और जोर जोर से हंसने लगी। तब से वो घर में तांडव कर रही है, घर का सारा सामान यहां वहां फेंक रही है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। मैडम आप ही कुछ करिए। शुभांगी फौरन गांव वालों के साथ पैदल ही हरिराम के घर के लिए निकल पड़ी। हरिराम के घर के बाहर पहुंचकर शुभांगी ने देखा कि उसके घर में बहुत शोर हो रहा है। शुभांगी उसके घर के अंदर गई तो देखा कि बहू घर के सारे बर्तन उठाकर फेंक रही है। शुभांगी उसकी तरफ बढ़ी तो उसने एक लोटा शुभांगी की ओर मारने के लिए फेंका। शुभांगी ने अपने आप को बचा लिया और बहू के पास जाकर उसे एक जोरदार चांटा मारा। बहू सन्न रह गई। शुभांगी ने उसे 2 चांटे और लगाए। बहू वहीं बैठकर रोने लगी। शुभांगी ने उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? बहू ने रोते हुए बताया, मेरी सास हमेशा मेरे घर वालों को कोसती रहती है। शादी में मोटरसाइकिल नहीं दी, इसलिए मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। मेरा पति शहर में रहता है और यहां मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने कई बार अपने पति से मुझे अपने साथ ले चलने के लिए कहा, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि शहर में कई लोग एक ही कमरे में रहते हैं। इतनी कम कमाई में अलग से कमरा लेकर रहेंगे तो क्या बचेगा, और इसीलिए वो मुझे हर बार यहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन मेरी सास ने मुझे 2 दिनों से खाना नहीं दिया और ताने भी देती है। मैंने अपने ससुर से इस बारे में बात की तो वो भी मुझे ही गलत मानते हैं। इसलिए गुस्से में आकर मैंने अपनी सास को कुएं में फेंक दिया और पागल होने का नाटक करने लगी। शुभांगी ने उसे चुप कराते हुए कहा, चलो मेरे साथ चलो। शुभांगी ने बहू को बाहर ले जाकर सारी बातें गांव वालों के सामने बताई। सास और ससुर ने बहू से माफी मांगी। मामला सुलझाने के बाद शुभांगी ने कहा, देखो मैं मानती हूं कि हम अभी मुसीबत में हैं, लेकिन हमें ऐसी घटनाओं को रजत सुंदरी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।
वरना उसकी आड़ में अपराध बढ़ेंगे। इसीलिए आप सभी धैर्य से काम लीजिए। हम जल्द ही इस रजत सुंदरी के मामले को भी सुलझा लेंगे। तब तक गांव से कोई भी पहाड़ी और उसके आसपास के इलाके में ना जाए। गांव वाले शुभांगी की जय जयकार करने लगे। उधर पुष्कर महाराज के महल में मणि ने हृदय से पूछा, यार हृदय, इस आदित्य को क्या हुआ है और तुझे देखकर वो शांत कैसे हो जाता है? हृदय ने मणि को बताया, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आदित्य इतना कमजोर क्यों है, जबकि उसे ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है। कोई ना कोई बात तो है, लेकिन क्या है उसका पता लगाना होगा। खैर छोड़ो इन सब बातों को, चलो महल का एक राउंड लगा कर आते हैं, देखें क्या क्या है इस महल में। दोनों महल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। हृदय महल को देखते हुए मणि से कहता है, यार सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन यहां पुराने जमाने के एंटीक देखने को नहीं मिल रहे हैं। सब कुछ नया बना दिया गया है। मणि ने कहा, तुमने महल का मंदिर नहीं देखा? वहां बहुत सी प्राचीन और अनोखी मूर्तियां रखी हैं। हृदय ने चौंकते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? मणि ने बताया, हर साल सावन में यहां मंदिर में बहुत भीड़ होती है। मैं भी अपनी मां के साथ एक बार यहां आया था, तब मैंने देखा था। हृदय ने कहा, मुझे भी दिखाओ, कहां देखी तुमने एंटीक मूर्तियां? दोनों मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। मंदिर में पहुंचकर मणि बंद दरवाजे को देखकर कहता है, अरे यार, यहां तो ताला लगा है। लगता है हम लेट हो गए, अब ये शाम को ही खुलेगा। हृदय ने मणि से कहा, अब यहां तक आ ही गए हैं तो यहीं कुछ देर रुककर भगवान से कुछ मांग लें। हृदय वहीं बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो मंदिर की दीवार के अंदर देख सकता है। हृदय ने अंदर देखा कि भगवान की बहुत प्राचीन मूर्ति है। बहुत ही सुंदर कारीगरी से उसे बनाया गया है। उन्हें सोने के गहनों से सजाया गया था। उसने काफी देर तक वहां मूर्ति तलाशी, लेकिन वहां उसे वो मूर्ति नहीं मिली। थोड़ी देर बाद वो आंखें खोलकर खुद से कहता है, वो तो यहां भी नहीं है। अब कहां ढूंढूं उसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मणि हृदय को देखकर कहता है, क्या मांगा भगवान से? हृदय हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस जिंदगी में शांति बनी रहे। वो दोनों वहां से चलकर अपने गेस्ट रूम में आ जाते हैं। मणि हृदय से कहता है, यार हृदय, एक बात बताओ, रागिनी इतनी सुंदर और जवान है और पुष्कर बूढ़े, फिर भी उन्होंने शादी कर ली। हृदय ने मणि को बताया, पैसा मेरे दोस्त, पैसा। लालच के आगे इंसान को कुछ नहीं दिखता। एक पल सोचकर हृदय ने मणि से पूछा, मणि एक बात बताओ, यहां कोई म्यूजियम तो होगा? मणि ने कहा, हाँ है ना, महल के बाहर ही जो पुरानी बिल्डिंग बनी है वही तो म्यूजियम है। चलो म्यूजियम घूम कर आते हैं। हृदय और मणि म्यूजियम पहुंचकर वहां रखी चीजों को देख ही रहे थे कि तभी हृदय की नजर एक तलवार पर जाकर अटक गई। ये तलवार उसे आकर्षित कर रही थी। ऐसा क्या था कि इस तलवार को देखकर हृदय की नजर उससे हट ही नहीं पा रही थी। हृदय म्यूजियम में एक तलवार को बड़े ही गौर से देख रहा है कि तभी मणि हृदय के पास आकर कहता है, क्या देख रहे हो? हृदय ने कहा, ये तलवार देख रहा हूं। ये राजा के खानदान की बहुत पुरानी सोने से बनी तलवार है। कहते हैं कि ये दुश्मन से लूटे गए धन से बनाई गई थी। आज इसकी कीमत करोड़ों में होगी। हृदय ने एक नजर उस तलवार को देखा और आगे बढ़ते हुए बोला, चलो आगे देखें और क्या क्या यहां शुद्ध सोने से बना है। हृदय म्यूजियम की सारी चीजों को गौर से देख रहा है। काफी देर तक वहां घूमने के बाद हृदय मणि के साथ वापस महल में आ जाता है। हृदय देखता है कि पुष्कर जी बहुत चिंतित बैठे हैं। हृदय उनके पास जाकर पूछता है, पुष्कर जी, आप किस चिंता में डूबे हैं? पुष्कर महाराज बड़े चिंतित होकर कहते हैं, ओह डॉक्टर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आदित्य को लेकर चिंतित हूं। ना जाने मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा। हृदय ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मेरा पूछना तो नहीं बनता, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं।
क्या आप बता सकते हैं कि आपका पूरा बिजनेस कौन संभालता है? डॉक्टर, देखिए अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मेरा सारा काम मेरा मैनेजर सिद्धार्थ और रागिनी मिलकर देखते हैं। मैंने सोचा था कि आदित्य बड़ा हो जाएगा तो वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। ना जाने आदित्य को ठीक होता मैं देख भी पाऊंगा या नहीं। हृदयम ने कहा, आप चिंता मत कीजिए। कुछ सोचते हुए हृदयम वहां से चला जाता है। रात में हृदयम फिर से उस मूर्ति के बारे में सोचता हुआ गैलरी में टहल रहा होता है कि तभी उसने देखा कि मैनेजर ने कुछ दवाइयां रागिनी को दी और जल्दी से चला गया। हृदयम खुद से कहता है, इतनी रात में ये कौन सी दवाइयां रागिनी को देने के लिए आया था? हृदयम गैलरी में ही रुका रहा। कुछ देर बाद रागिनी आदित्य के लिए दूध लेकर उसके कमरे में जाती है। हृदयम भी छिपते हुए उनके पीछे पीछे जाता है। आदित्य के कमरे में जाकर रागिनी ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। हृदयम अंदर देखने ही वाला था कि किसी के आने की आहट की वजह से उसे वहां से जाना पड़ा। अगली सुबह मणि ने हृदयम को फिर से हड़बड़ी में जगाया। हृदयम जल्दी उठो। हृदयम ने नींद में कहा, अब क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर देते हो? उठो, आदित्य का नाटक फिर शुरू हो गया है। हृदयम खड़ा होता है और कहता है, इस नाटक का दी एंड करने का टाइम आ चुका है। मणि कुछ नहीं समझता। वो हृदयम से पूछता है, कैसा नाटक? क्या आदित्य नाटक कर रहा है? सब यही पूछ लोगे। चलो, अभी थोड़ा टाइम है इस नाटक के अंत में। पहले चलकर आदित्य को ठीक करें। हृदयम मणि के साथ आदित्य के कमरे में जाता है। वहां रागिनी और पुष्कर महाराज दोनों पहले से ही मौजूद हैं। हृदयम ने आदित्य से कहा, जो तुम कर रहे हो उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए शांत हो जाओ। हृदयम के इतना कहते ही आदित्य बिस्तर पर लेट गया। पुष्कर महाराज ने हृदयम से पूछा, ये क्या कहा आपने? आपको क्या पता चल गया है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हृदयम ने कहा, महाराज, मैंने तो बस आदित्य को डराने के लिए कहा था, ऐसा कुछ नहीं है। आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हृदयम ये कहकर वहां से चला जाता है। कुछ देर में तैयार होकर हृदयम मणि से कहता है, मणि, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं। मणि ने पूछा, ऐसे कैसे अचानक? अरे कुछ नहीं यार, तू चिंता मत कर। हृदयम फिर से म्यूजियम जाता है, लेकिन इस बार वो मणि को अपने साथ नहीं ले जाता। रात होने तक हृदयम म्यूजियम में ही छिपा रहता है। सबके जाने के बाद हृदयम बाहर निकलता है। पिछली बार जब वो यहां आया था तब उसने एक दीवार में बने ऊंचे झरोखे का पता लगा लिया था। म्यूजियम इतना बड़ा है कि हल्की सी आहट भी दूर तक सुनाई देती है। हृदयम ने शाम के समय म्यूजियम से निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में खुद को कैद करवाया था, लेकिन उसके बाद उसने कुछ सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन को काट दिया था जो कल सुबह से पहले ठीक नहीं होने वाले थे। किसी को शक न हो इसलिए उसने उन जगहों के कैमरे चलने दिए जहां उसे नहीं जाना था। म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड ने सोचा कि कोई फॉल्ट है जिससे कुछ कैमरे बंद हो गए, इसलिए उन्होंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हृदयम ने देखा कि इस छोटे से दरवाजे पर मजबूत ताला लगा हुआ है। हृदयम ने अपनी उंगली से आग निकाली और ताले को पिघलाने लगा। कुछ देर में ताला पूरी तरह पिघलकर उस दरवाजे से अलग हो गया। हृदयम ने दरवाजे को खोला और अंदर गया। ये एक बहुत लंबा और बड़ा रास्ता है जहां कई कमरे बने हुए थे। हृदयम यहां से होते हुए एक कमरे के पास पहुंचा ही था कि उसका लॉकेट चमकने लगा। हृदयम ने सोचा, हो ना हो, मुझे जिस मूर्ति की तलाश है वो यही है। थैंक्स पापा। हृदयम ने बिना आवाज किए उस कमरे का ताला तोड़ा और अंदर चला गया। कमरे के अंदर जाकर हृदयम हैरान हो जाता है। यहां म्यूजियम में रखी सारी मूर्तियों और चीजों की हूबहू कॉपी चीजें रखी हुई थी। हृदयम ने वहां रखी तलवार को उठाकर देखा और खुद से बोला, तो ये मामला है। दरअसल म्यूजियम के असली चीजों को यहां रखा गया था और नकली चीजों को बाहर आम जनता के देखने के लिए रखा गया था। और अब हृदयम का लॉकेट तेजी से चमकने लगा था। हृदयम ने खुद से कहा, हो ना हो, वो मूर्ति यही है, लेकिन वो मुझे दिख क्यों नहीं रही? तभी उसने अपनी पलकें झपकाई और चारों ओर देखा।
अब वो वहां रखी हर चीज चेक करने लगा। वो अब हर चीज के अंदर आसानी से देख पा रहा था। हृदयम ने देखा कि एक छोटे से बॉक्स के अंदर उस मूर्ति को रखा गया है। वो बॉक्स को उठाता है और मूर्ति को निकालता है। ये काले ग्रेनाइट से बनी बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। हृदयम ने उसके हाथ में पहनी अंगूठी को छुआ तो वो अंगूठी मूर्ति से अलग होकर निकल आई। हृदयम ने उस अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया। वो नहीं चाहता था कि कुछ भी ऐसा हो कि लोगों को पता चले कि वो यहां है। अंगूठी लेने के बाद हृदयम उस ऊंचे झरोखे के रास्ते से बाहर निकलकर चुपके से वापस महल में आ गया। अपने कमरे में जाते हुए हृदयम रागिनी के कमरे की तरफ बढ़ गया, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर देखा तो रागिनी वहां नहीं थी। कुछ देर बाद जब हृदयम रागिनी के कमरे से बाहर निकला तब उसने देखा कि रागिनी देवी आदित्य के कमरे से निकल रही है। उसे कुछ बात खटकती है, लेकिन वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह फिर से आदित्य को दौरा पड़ने लगता है। हृदयम ने उसे शांत कराया और आकर बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी हृदयम को शुभांगी का ख्याल आता है और वो उसे फोन करके पूछता है, हेलो शुभांगी, कैसी हो? शुभांगी अपने फोन की एक रिंग बजते ही जवाब देती है, हृदयम मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? काम हुआ? हृदयम ने कहा, हाँ काम हो गया। तो यहां जल्दी से वापस आ जाओ, तुम्हारी बहुत जरूरत है। हृदयम ने बताया, मैं कल यहां से चलूंगा, अभी यहां एक काम खत्म करना बाकी है। शुभांगी ने घबराते हुए कहा, जो करना है जल्दी करो, यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है। अब तो यहाँ लोग डर के मारे शाम ढलते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। उसी रात हृदयम महल के किचन में पीने के लिए गर्म पानी लेने गया। तब उसने किसी के आने की आहट सुनी और फ्रिज के पीछे छुप गया। ये रागिनी थी जो आदित्य के लिए दूध लेने आई थी। उसने दूध को गिलास में डाला और उसमें कुछ पाउडर मिलाकर उस पाउडर के पैकेट को अपने पास रख लिया। हृदयम ने सब कुछ देखा। रागिनी दूध लेकर किचन से चली गई। हृदयम ने उसका पीछा करना शुरू किया और देखा कि वो आदित्य के कमरे में गई है। हृदयम ने सुबह ही आदित्य के कमरे की खिड़की की कुंडी को तोड़ दिया था। रागिनी ने कमरे का दरवाजा बंद किया। इधर हृदयम ने खिड़की हल्के से खोली और उसने अंदर देखा कि रागिनी ने आदित्य को दूध पिला दिया। कुछ देर बाद वो बिस्तर पर आराम से लेट चुका था। फिर रागिनी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हृदयम की आंखें फटी की फटी रह गई। हृदयम ने सब कुछ अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया और रागिनी के आदित्य के कमरे से बाहर निकलते ही हृदयम भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मणि ने हृदयम को कमरे में आते देखकर उससे पूछा, हृदयम तू रात भर आत्मा की तरह यहां वहां भटकता रहता है और दोपहर तक सोता है। आज बता, रात भर करता क्या है तू? हृदयम मणि से कहता है, आदित्य के लिए दवाई ढूंढ रहा था, मिल गई। कल के बाद से उसकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। मणि ने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी दवाई तूने ढूंढ ली मेरे भाई जो उस पागल को एक दिन में ठीक कर देगी? हृदयम ने मणि के कान के पास जाकर कहा, तुझे एक बात बताता हूं, आदित्य पागल नहीं है, उसे पागल बनाया जा रहा है। कैसी बात कर रहा है? ऐसा कौन करेगा? हृदयम ने कहा, ऐसा रागिनी कर रही है अपने भाई के कहने पर। मणि ने पूछा, अब ये रागिनी का भाई कहां से आ गया? हृदयम ने कहा, आ नहीं गया, यही है और किसी को पता भी नहीं है। सुन, मैं तुझे सारी बात बताता हूं। पुष्कर का मैनेजर रागिनी का भाई है। इन दोनों भाई बहन ने साजिश से पुष्कर जी को फंसाया और रागिनी ने उनसे शादी की। उसके बाद उसने अपने भाई को उनके सारे बिजनेस को हैंडल करने के लिए दे दिया। ये दोनों भाई बहन मिलकर पुष्कर जी का सारा पैसा और प्रॉपर्टी हड़पने की फिराक में है। अभी पुष्कर जी का शरीर साथ दे रहा है, इसलिए ये उनके कमजोर होने का वेट कर रहे हैं और धीरे धीरे महल की सारी कीमती चीजों को गायब कर रहे हैं। तुझे याद है उस दिन म्यूजियम में सोने की तलवार थी? वो भी नकली है। मणि ने कहा, लेकिन इन सब में आदित्य का क्या लेना देना? आदित्य का ही तो लेना देना है। सुन, पुष्कर जी के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी? आदित्य की। इसलिए जब आदित्य ही नहीं बचेगा
तो पूरी जायदाद का मालिक कौन होगा? रागिनी जी, हृदय ने गुस्से से कहा। वैसे उसके नाम के आगे जी लगे ऐसा कोई काम नहीं किया है उसने। रागिनी आदित्य को रोज ड्रग्स देती है, जिससे आदित्य रागिनी की जरूरत भी पूरी कर दे और वो धीरे धीरे पागल भी हो जाए। मणि हैरान होकर कहता है, गजब की प्लानिंग है इनकी, लेकिन हमारी बातों का यकीन पुष्कर महाराज करेंगे कैसे? हमारे पास तो सबूत ही नहीं है। तो उसकी चिंता मत कर, कल सुबह होने का इंतजार कर। सुबह सुबह आदित्य फिर से बेकाबू हो गया। हृदय उसके पास जाकर उसे शांत कराता है। पास खड़ी रागिनी से हृदय ने कहा, रागिनी जी, आपने बताया नहीं कि आप सिद्धार्थ की सगी बहन है। यह सुनकर रागिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कुछ नहीं कह पाती। पुष्कर महाराज कहते हैं, डॉक्टर हृदयम, ये आप क्या कह रहे हैं? हृदयम ने कहा, क्यों, रागिनी जी ने आपको ये बताया नहीं? तब तो रागिनी जी ने ये भी नहीं बताया होगा कि आदित्य का ये हाल उन्होंने किस तरह से किया है। पुष्कर महाराज हृदयम की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और रागिनी की ओर देखते हुए कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं? जवाब दो इनकी बातों का। रागिनी कहती है, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आपको मैं किसी भी प्रकार की सफाई नहीं दूंगी। हृदय ने रागिनी से कहा, रागिनी जी, कम से कम ये तो बता दीजिए कि आप आदित्य को दूध में क्या मिलाकर पिलाती हैं और फिर उसके साथ क्या करती हैं? रागिनी, जो अब तक पूरे कॉन्फिडेंस से खड़ी थी, वो डर जाती है। उसके चेहरे पर उसका डर साफ साफ दिखाई देने लगता है। हृदय ने कहा, रागिनी जी, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? रागिनी पुष्कर जी के पास जाकर कहती है, ये झूठ बोल रहा है, ये सब इसने मुझसे बदला लेने के लिए किया है। पुष्कर महाराज ने रागिनी से पूछा, कैसा बदला? ये तुम क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ। रागिनी ने कहा, मैं आपको बताना चाहती थी, ये मेरा पीछा करता है। मैंने इसे कई बार मना किया, लेकिन ये नहीं माना। मुझे लगा आप इस पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए अगर आपको इसकी हरकत मालूम होगी तो आप गुस्सा होंगे और आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। इसलिए मैंने इसके बारे में आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन कल तो हद हो गई। कल रात इसने महल में ये कहकर रागिनी पुष्कर महाराज के गले लगकर रोने लगी। अब पुष्कर महाराज भी गुस्से में हृदय को देखने लगे। रागिनी क्या बताना चाहती है? क्या उसने हृदय को महल में अंगूठी चुराते हुए देख लिया था? हृदय की ओर गुस्से से देखते हुए पुष्कर महाराज ने कहा, रागिनी, क्या किया इसने? बताओ मुझे। रागिनी ने रोते हुए कहा, इसने कल रात मुझे अपने साथ कमरे में चलने के लिए कहा। इसने मुझे पकड़ रखा था और जबरदस्ती मुझे कमरे की ओर खींच रहा था। किसी तरह मैं इसके चुंगल से बचकर भागी हूं। मैंने कल ही इससे कह दिया था कि मैं तेरी शिकायत आपसे करूंगी, इसलिए इसने अपने आप को बचाने की और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। हृदय ने कहा, वाह, बहुत खूब, मुझे आपसे इसी कमीनेपन की उम्मीद थी। पुष्कर महाराज ने गुस्से में हृदय की बात काटते हुए कहा, डॉक्टर हृदयम, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा मेहमान है और रागिनी के अपमान की तुझे सजा भी दूंगा। हृदय ने कहा, पुष्कर जी, शुरुआत रागिनी ने की है तो इस कहानी का अंत मैं करूंगा। उसने रागिनी से कहा, महारानी जी, अब मैं एक एक करके आपकी सारी करतूतों का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। हृदय ने जैकेट की पॉकेट से एक तस्वीर पुष्कर जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह तस्वीर देखिए पुष्कर जी, आप इस तस्वीर की फैमिली को तो आप पहचानते ही होंगे। तस्वीर देखकर पुष्कर जी हैरान हो जाते हैं। यह तस्वीर तो रागिनी की फैमिली फोटो थी, जिसमें सिद्धार्थ भी था। हृदय ने पुष्कर से कहा, इन्होंने आपके सामने पहला झूठ ये कहा कि सिद्धार्थ इनका भाई नहीं है, तो ये इस तस्वीर में क्या कर रहा है? आप इनके माता पिता को तो जानते ही होंगे। हृदय ने मजाकिया लहजे में रागिनी से कहा, सॉरी, लेकिन जब तुम आदित्य के कमरे में थी
तब मैंने ये फैमिली फोटो तुम्हारे कमरे से चुरा ली थी। पुष्कर जी ने रागिनी को गुस्से से कहा, रागिनी, तुमने तो मुझसे कहा था कि ये तुम्हें स्कूल में मिला था, लेकिन ये सब क्या है? मुझे जवाब दो। हृदय ने अपनी बात फिर शुरू की। दूसरा झूठ इन्होंने ये कहा था कि मैंने इनके साथ कुछ गलत करना चाहा, लेकिन हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं। ये कहते हुए हृदय ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो पुष्कर जी को दिखाया। ये वही वीडियो था जिसे कल रात हृदय ने आदित्य के कमरे में रागिनी के जाने के बाद खिड़की से बनाया था। पुष्कर जी वीडियो देखने के बाद बहुत गुस्से में थे और रागिनी को एक जोरदार थप्पड़ लगाया। तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हृदय ने पुष्कर जी को रोकते हुए कहा, अभी तीसरी और सबसे बड़ी बात बाकी है। मणि, सिक्योरिटी हेड को लेकर आओ। मणि सिक्योरिटी हेड को लेकर आता है। हृदय ने पुष्कर जी से कहा, आप इसे तो पहचानते ही होंगे, ये आपके महल का सिक्योरिटी हेड हंसपाल है। हंसपाल, तुम अपने मुंह से सच्चाई बताओगे या फिर मैं बुलवाऊं? मणि ने हंसपाल की गर्दन पकड़ते हुए कहा, चल बता जल्दी सब कुछ। हंसपाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, मैंने ये सब लालच में आकर किया है, मुझे माफ कर दीजिए। हृदय ने उसे एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, सब कुछ साफ साफ बता कि तूने क्या किया है। हंसपाल ने रागिनी की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब, सिद्धार्थ और रागिनी जी ने महल और म्यूजियम की कीमती सामानों को वहां से निकलवाकर उनकी जगह डुप्लीकेट सामान रखवा दिया है, जो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल सामान की तरह है। हृदय ने हंसपाल को गुस्से से कहा, तुम लोग इन सामानों का क्या करते हो? हंसपाल अब हृदय के पैरों पर गिर जाता है। साहब, इन सामानों की कीमत विदेश में करोड़ों में है, इसलिए सारा सामान धीरे धीरे विदेश में बेच दिया जाता है। हंसपाल अपना गुनाह कबूल कर ही रहा था कि तभी पुलिस सिद्धार्थ को गिरफ्तार करके वहां ले आती है। हृदय कहता है, पुष्कर जी लीजिए, अब दोनों भाई बहन एक साथ सारी बात बताएंगे। पुष्कर और पुलिस के सामने उन तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हृदय सबको साथ लेकर म्यूजियम के उस कमरे में जाता है जहां सारा ओरिजिनल सामान रखा हुआ है। हृदय कहता है, पुष्कर जी, आपका सारा सामान आज रात पार होने वाला था, लेकिन किस्मत से अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। पुष्कर महाराज हृदय से बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। पुष्कर महाराज ने गुस्से से कहा, इंस्पेक्टर, ले जाइए इनको मेरी नजरों के सामने से। पुलिस रागिनी और उसके साथियों को पकड़कर ले जाती है। हृदय आदित्य के पास जाकर कहता है, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुमने कभी उनका विरोध क्यों नहीं किया? आदित्य ने बताया, रागिनी जब मुझे दूध पिलाती थी तो उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। रागिनी मेरे कपड़े उतारकर मेरे शरीर के साथ खेलती थी। उसके बाद जो भी होता मुझे अच्छा लगता था, लेकिन सुबह तेज सर दर्द मुझे पागल कर देता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हृदय ने आदित्य से कहा, आदित्य, रागिनी अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए तुम्हें ड्रग्स देकर तुम्हारे साथ खिलवाड़ करती थी, लेकिन अब तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना और कभी भी किसी तरह के ड्रग्स मत लेना, नहीं तो तुम्हें फिर से दौरे पड़ने लगेंगे। आदित्य हृदय के गले लगकर रोते हुए बोला, थैंक यू। पुष्कर महाराज ने हाथ जोड़कर हृदय से कहा, आपने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? हृदय ने बिना कुछ कहे पुष्कर महाराज से हाथ जोड़कर विदा ली और वहां से चला गया। हृदय कार ड्राइव कर रहा था कि तभी मणि ने उससे कहा, हृदय, यार मान गया तुझे, तू तो डिटेक्टिव निकला। हृदय ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, मुझे पहले दिन से ही रागिनी पर शक हो गया था, और फिर आगे तो तुम्हें सब पता ही है। हृदय अब अपनी कार शहर से बाहर हाईवे पर ले लेता है। मणि हृदय से पूछता है, हम लोग कहां जा रहे हैं? हृदय कहता है, मेरे घर। मणि ने कहा, अरे यार, कम से कम मैं अपना सामान और कुछ कपड़े तो ले लेता। हृदय ने हंसते हुए कहा, रास्ते में तेरे लिए शॉपिंग भी कर लेंगे। कुछ देर कार ड्राइव करने के बाद
अचानक हृदयम की नजर अपनी कार के साइड मिरर पर पड़ी। उसने अपनी कार की स्पीड तेज की और आगे निकल गया, लेकिन अपनी कार के सामने देखकर वो हैरान हो गया। दरअसल हृदयम जब से शहर से बाहर निकला था, तब से उसका पीछा एक काला कुत्ता कर रहा था। लेकिन अभी अभी जिस कुत्ते को हृदयम ने स्पीड बढ़ाकर पीछे छोड़ा था, वो उसके आगे कैसे आ गया? हृदयम ने खुद से कहा, ये कैसे हो सकता है? मणि ने हृदयम से पूछा, क्या हुआ? हृदयम ने कहा, मणि, कुछ देर आराम करने का मन कर रहा है। ये कहते हुए हृदयम ने कार साइड में रोकी और उतरकर घूमने लगा। मणि कार में बैठा बैठा सो गया। हृदयम रोड से उतरकर एक खुले मैदान की ओर चला गया। वहां बहुत ही प्यारी ठंडी हवा चल रही थी। हृदयम खड़ा ही था कि तभी पीछे से बड़ी भयानक आवाज आई। वो अंगूठी मुझे दे दे। हृदयम ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। लेकिन फिर से वो भयानक आवाज बोल पड़ी, जिंदा रहना चाहता है तो अंगूठी मुझे दे दे। हृदयम वहां से तुरंत भागकर कार में आ गया और वहां से निकल पड़ा। मणि ने घबराए हुए हृदयम को देखकर पूछा, हृदयम, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हृदयम ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, बस रात होने से पहले हमें कहीं रुकना होगा। आगे का सफर हम कल सुबह करेंगे। शाम होते ही हृदयम ने हाईवे पर होटल सनलाइट में अपनी कार रोकी और एक रूम बुक कर लिया। बाहर काफी ठंड थी। दोनों ने फ्रेश होकर होटल में खाना खाया और होटल के बाहर टहलने आ गए। तभी एक गली में वही काला कुत्ता आ जाता है जो हृदयम का न जाने कब से पीछा कर रहा था। उसके सामने आते ही हृदयम के कानों में एक बार फिर से वो डरावनी आवाज गूंजने लगती है, अंगूठी मुझे दे दे। हृदयम ने मणि से कहा, मणि, ये कुत्ता पागल है, तू पीछे हट जा। मणि ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, चल चल, मैं कुत्ते से नहीं डरता। मणि उस कुत्ते को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वो कुत्ता अपने बड़े दांतों को दिखाता हुआ मणि के ऊपर झपट पड़ता है। वो कुत्ता मणि को काट पाता उससे पहले ही मणि के सीने के करीब जाकर हवा में ही कुत्ता रुक गया। मणि ने आंखों के सामने से हाथ हटाकर देखा तो हृदयम ने कुत्ते के दोनों पैर पकड़कर उसे रोक लिया था। मणि ने हृदयम को कहा, छोड़ इसे वरना ये तुझे काट खाएगा। हृदयम ने मणि से कहा, तू भाग, मैं इससे निपटता हूं। लेकिन मणि बोला, मैं तुझे छोड़कर जाने वाला नहीं, इसे तो मैं अभी सबक सिखाता हूं। हृदयम ने कहा, जैसी तेरी मर्जी। हृदयम ने इतना कहा ही था कि उस कुत्ते ने हृदयम के हाथों पर काट लिया। हृदयम ने उसे दूर फेंक दिया। तभी हृदयम के कानों में एक बार फिर एक आवाज आई, अभी तो ये मेरे नॉर्मल दांत थे, इससे तो तू बच जाएगा, लेकिन अगर तूने चुपचाप अंगूठी नहीं दी तो ये देख। और इतना कहते ही कुत्ते के दांतों का आकार अचानक से बहुत बढ़ गया। वो बहुत ही डरावना दिखने लगा था। उसकी लार से काले रंग का चिपचिपा गाढ़ा लिक्विड टपकने लगा। फिर से उस काले कुत्ते की आवाज हृदयम के कानों में पड़ी, अगर जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप अंगूठी दे दे। हृदयम ने कहा, आ दम है तो लेकर दिखा। मणि बोला, हृदयम, तू किससे बात कर रहा है? हृदयम को पता चला कि इस काले कुत्ते की बात सिर्फ वही सुन सकता है। अगले ही पल वो कुत्ता बहुत तेजी से लपका। हृदयम उसे पंच मारता उससे पहले ही हृदयम का हाथ उसके जबड़े में था। हृदयम तेज दर्द से चीखने लगा। हृदयम और मणि दोनों मिलकर हृदयम का हाथ उस कुत्ते के मुंह से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हृदयम का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। हृदयम को कुछ समझ ही नहीं आया तो वो कुत्ते के चेहरे पर एक के बाद एक कई मुक्के मारने लगा। तब उसने हृदयम का हाथ छोड़ दिया, लेकिन वो कुत्ता फिर से तेजी से मुड़ा और इस बार उसने हृदयम के पैर पर जोर से काट लिया। मणि ने उसे बचाने के लिए एक डंडे से कुत्ते पर तेज वार किया। उस कुत्ते ने हृदयम का पैर छोड़कर मणि के पीछे दौड़ पड़ा। मणि भागकर पार्क की दीवार जंप करने लगा। हृदयम एक पल के लिए संभला तो उसे गंभीर आवाज सुनाई दी, इससे ऐसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तुम्हें इससे बचने के लिए उस अंगूठी को अभी पहनना होगा, तभी तुम इसका मुकाबला कर पाओगे। ये कोई साधारण जानवर नहीं है,
बल्कि ये कई वर्षों से उस अंगूठी को ढूंढ रहा है। इसका कई बार जन्म हो चुका है। ये एक बुरी आत्मा है और इस जन्म में ये कुत्ता बना है, लेकिन इसकी याददाश्त आज भी वही है। इसलिए इसे कोई साधारण कुत्ता समझने की भूल मत करो। तुम अंगूठी को पहनो हृदयम। हृदयम ने यह सुनते ही जेब से अंगूठी निकाली और पहन ली। हृदयम ने देखा कि कुत्ता मणि के पीछे पार्क की ऊंची दीवार को कूदकर उसके सामने पहुंच गया है। कुत्ता मणि को काटने ही वाला था कि तभी मणि के पीछे से एक सुनहरे बालों वाला तगड़ा कुत्ता उसके पीछे से आता है और उस शैतानी काले कुत्ते के सामने खड़ा हो जाता है। अब दोनों कुत्ते आमने सामने हैं। मणि मौका देखकर पार्क की दीवार पर चढ़ जाता है। शैतानी कुत्ता सुनहरे बाल वाले कुत्ते पर झपटा, लेकिन सुनहरे बाल वाले कुत्ते ने एक बार में ही अपने जबड़ों में उसकी गर्दन दबोच ली। मणि ने दीवार पर बैठे बैठे ही कहा, वाह मेरे गोल्डन शार्क, क्या फंसाया है, साले को छोड़ना मत। वो शैतानी कुत्ता सुनहरे बाल वाले कुत्ते से लड़ने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन काफी देर तक जबड़े में फंसे रहने के कारण शैतानी कुत्ते की जान निकल जाती है। उस मरे हुए कुत्ते को छोड़कर सुनहरे बालों वाला कुत्ता गली में भाग जाता है। मणि दीवार से उतरा। उसे हृदयम की याद आई और वो पार्क से बाहर आया तो देखा कि हृदयम सड़क पर बैठा है। हृदयम ने मणि से पूछा, पागल कुत्ता कहां गया? मणि ने हंसते हुए कहा, तू अपने दोस्त को जानता नहीं है, मैंने उसको मार दिया। हृदयम ने कहा, अच्छा, तूने मार दिया? मणि ने हृदयम को उठाते हुए कहा, हाँ, और नहीं तो क्या। मणि ने हृदयम की जैकेट झाड़ते हुए कहा, यार, तुझ पर जिस कुत्ते ने हमला किया था वो तो काला था, लेकिन तेरी जैकेट में ये गोल्डन कुत्ते के बाल कैसे लगे हैं? हृदयम ने जैकेट साफ करते हुए कहा, चल यहां से, वरना कोई और कुत्ता ना आ जाए। हृदयम और मणि वापस अपने होटल के कमरे में आए। रास्ते में ही हृदयम के हाथ पर उस काले कुत्ते के काटने के घाव भरने लगे थे और जैसे ही उसने अपनी जैकेट उतारी, मणि उसके ठीक हाथ को देखकर हैरानी से बोल पड़ा, तुझे तो कुत्ते ने बहुत जोर से काटा था, लेकिन तेरे हाथ पर तो कोई निशान ही नहीं है। तो तू क्या चाहता है कि वो मुझे मार डाले? हृदयम के हाथों पर अब कोई निशान नहीं थे। वो काफी थक चुका था और सोने चला गया। सोने से पहले आराम से बिस्तर पर लेटते हुए हृदयम ने खुद से कहा, शुभांगी को फोन लगाता हूं। हृदयम ने शुभांगी को फोन लगाया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। हृदयम ने कई बार शुभांगी का फोन ट्राई किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हृदयम को उसकी फिक्र होने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसने जोर से शुभांगी की चीख सुनी। क्या हुआ था शुभांगी के साथ? क्या वो फिर से किसी मुसीबत में फंस गई थी? क्या शुभांगी से दूर होते हुए हृदयम उसे बचा पाएगा? शुभांगी जोर से चीखती है, रुको, मैंने कितनी बार कहा ऊपर नहीं जाना है, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अगर इसी स्पीड से काम किया तो आज रात तक भी काम नहीं हो पाएगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। लेकिन ध्यान रहे, मैं तुम सबको फिर से वार्न कर रही हूं। लिसन वेरी केयरफुली, ऊपर कोई नहीं जाएगा। वहां काम कर रहे लोगों ने कहा, जी मैडम, आप टेंशन ना लें, हम आज शाम होने से पहले काम खत्म कर लेंगे। शुभांगी ने कहा, हमें यही स्पीड बनाकर रखनी होगी। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। शुभांगी खुद से कहती है, रजत सुंदरी, तेरा अंत मेरे ही हाथों होगा। बहुत कर ली तूने मनमानी। शुभांगी और उसकी टीम आसपास के इलाकों में हो रही असामान्य घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए कुछ दिनों तक चितवारा पहाड़ी पर कैंपिंग करने वाली थी। शुभांगी की टीम पूरी तैयारी के साथ आई थी। उनके पास केमिकल रिएक्शन से बचने वाले मास्क और दूसरे एडवांस इक्विपमेंट्स थे। शुभांगी ने एक बार फिर हृदयम की बातों को इग्नोर किया और खुद भी कैंपिंग के लिए पहाड़ी पर चली गई थी। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शुभांगी के साथ यहां आए हुए थे। उन्होंने शुभांगी से कहा, शुभांगी देखो, मैं इन किस्से कहानियों को नहीं मानता और मैं चाहता हूं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते तुम्हें भी इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
मैंने इतने केस हैंडल किए हैं, हर बार कोई ना कोई आदमी ही अपराधी निकलता है। देखना, इन सब के पीछे भी किसी न किसी की साजिश होगी और इन गांव वालों के पास कोई काम नहीं है, इसलिए मनगढ़ंत कहानियां बनाकर अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। शुभांगी ने कहा, हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं इन सब के पीछे के कारण का पता न लगा लूं। एसपी ने हंसते हुए कहा, कीप अ स्पिरिट, तुम जरूर पता लगा पाओगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अच्छा, क्या नाम बताया था तुमने उस अप्सरा का? शुभांगी ने एसपी से कहा, सर रजत सुंदरी। एसपी ने कहा, रजत सुंदरी, नाम तो बढ़िया है। क्या कहते हैं यहाँ के लोग कि वो बुढ़िया है? तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आज उस बुढ़िया से मुलाकात हो जाए तो उसे कह देना कि यहाँ जंगल में क्या कर रही हो। चलो, तुम्हें ओल्ड एज होम भेज देते हैं। तुम्हारी जिंदगी का आखिरी समय आराम से कट जाएगा। एसपी ये कह ही रहे थे कि उनके चेहरे पर मधुमक्खी ने डंक मार दिया। उन्हें तेज दर्द होने लगा। वो वापस कार की तरफ लौटते हुए शुभांगी से बोले, शुभांगी, मुझे अपडेट देते रहना और अपना ख्याल रखना। बी केयरफुल। ये कहते हुए वो वहां से चले गए। शुभांगी एक बार फिर कैंप को जल्द से जल्द इंस्टॉल करवाने में लग जाती है। हृदय अपनी कार में मणि के साथ ड्राइव कर रहा था। उसने शुभांगी को एक बार फिर कॉल किया, लेकिन इस बार भी पूरी रिंग जाने के बाद भी शुभांगी ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। हृदय को परेशान होता देख मणि ने हृदय से पूछा, क्या बात हृदय, तुम्हें कल से देख रहा हूं, तुम किस बात से इतने परेशान हो? हृदय ने मणि से कहा, क्या बताऊं, इस शुभांगी ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मेरी कोई बात मानती ही नहीं है। मैं इसे जिस काम को करने के लिए मना करता हूं वो वही काम करती है और फिर मुसीबत में फंस जाती है। मणि ने पूछा, ये शुभांगी कौन है? हृदय मणि को शुभांगी के बारे में सब कुछ बताता है। मणि हृदय से कहता है, जब शुभांगी के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है तो वो क्या सोचकर तेरी बातों को इग्नोर कर रही है? हृदय कहता है, मुझे लगता है इस बार मेरे बिहेवियर के कारण उसे दुख पहुंचा है। उसने सोचा था कि मैं उसे जल्दी ठीक कर दूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो ठीक होकर फिर से किसी मुसीबत में फंसे, खासकर तब जब मैं उसके पास ना रहूं। हृदय ने जगत जी को कॉल किया। हेलो जगत जी, डील कहां तक पहुंची? सर बस आपका इंतजार है, बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है। लेकिन सर एक बार फिर सोच लीजिए, क्या वहां इन्वेस्ट करना सही होगा? जगत जी, आप जाकर माइनिंग डिपार्टमेंट के कमिश्नर से मिलकर उस पहाड़ी के लीज के पेपर आज ही उनसे ले लीजिए। ये बात सुनकर जगत जी काफी हैरान हो जाते हैं। सर तो क्या आपने पूरी पहाड़ी? सर एक बार फिर सोच लीजिए, कहीं सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। आप टेंशन ना लें, मैं आपको जितना कह रहा हूं बस आप उतना ही कीजिए। हृदय तेजी से कार ड्राइव करता हुआ शुभांगी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हाईवे के किनारे एक होटल में हृदय ने कार रोकी और मणि से कहा, यार पेट्रोल भरा ले और कुछ खा पी कर फिर चलते हैं। मणि ने कहा, तूने मन की बात कह दी यार हृदय, भूख लग रही थी लेकिन तुझे टेंशन में देखकर मैंने कुछ नहीं कहा। वो दोनों होटल के अंदर जाते हैं। यहां अंदर आते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे से लेकर अंदर के रेस्टोरेंट तक गुब्बारों से सजाया गया था। गुब्बारे हवा में तैर रहे थे। तभी वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। होटल के अंदर ही एक ओपन रेस्टोरेंट था जहां किसी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारियां चल रही थी। हृदय और मणि भी वहां बैठ गए और खाने के लिए आलू का पराठा ऑर्डर किया। वो दोनों वहां बैठकर बातें कर ही रहे थे कि एक सज्जन ने उनसे बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए कहा। यह इस होटल का मालिक था। आज उनके बेटे पार्थ का तीसरा बर्थडे था। हृदय और मणि भी उनके साथ चले गए। करीब 30 के आसपास लोग थे। ये एक फैमिली फंक्शन था। पार्टी चल रही थी। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। तभी पार्थ के पिता ने सबको बुलाते हुए कहा, आप सभी यहां आइए। केक काटने की तैयारियां चल रही थी। पार्थ और कुछ बच्चे केक काटने ही वाले थे कि तभी एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में सिगरेट थी। उसके अंदर आते ही एक धमाकेदार ब्लास्ट के साथ गेट के पास के गुब्बारों में ब्लास्ट होता है। एक गुब्बारे में ब्लास्ट से वहां कतार में लगे सारे गुब्बारों में आग लग जाती है।
गुब्बारों में भरी गैस की वजह से आग की स्पीड इतनी तेज थी कि किसी को कुछ करने और सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। आग का गुबार तेजी से वहां खड़े लोगों की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक से वो गुबार एक ही जगह पर रुक गया। वहां खड़े लोगों ने देखा कि ठीक उनके सामने इतनी भयानक आग जो उनकी ओर बढ़ रही थी, वो इस तरह रुकी हुई है जैसे आग को उल्टी दिशा में आती हुई किसी आंधी ने पीछे धकेल दिया हो। आंधी इतनी तेज थी कि वहां रखी कुर्सियां और टेबल उड़ने लगे, और तो और वहां खड़े कुछ लोग खुद को आंधी में उड़ने से बचाने के लिए खुद को संभाल रहे थे। ये देखकर मणि सहित सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये आंधी हृदय के मुंह से निकल रही थी। हृदय फूंक मारते हुए आग को बाहर की ओर धकेलता हुआ आगे बढ़ रहा था। सभी उसे ऐसा करते देखकर सरप्राइज्ड नजरों से देख रहे थे। हृदय आग को धकेलते हुए बाहर निकल चुका था। गेट के बाहर आते ही आग एक छोटे से धुएं के साथ गायब हो गई। हृदय गेट के पास खड़ा होकर जोर से बोला, मणि चल। ये कहकर मणि और हृदय भागते हुए कार के पास पहुंच जाते हैं और तेजी से वहां से निकल जाते हैं। मणि ये देखकर बहुत एक्साइटेड था। वो हृदय से पूछता है, ये तूने कैसे किया यार? तेरे अंदर तो कोई सुपर हीरो वाली पावर है। क्या गजब का कमाल किया तूने भाई, मजा आ गया देखकर। मणि लगातार बड़बड़ाए जा रहा था, लेकिन हृदय उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मणि ने कहा, जो मैंने देखा क्या वो सब सच था? सच में तू एक सुपर हीरो है? हृदय ने मणि से कहा, अभी तुझे बहुत कुछ जानना है, इसलिए बस चुपचाप देखता जा। कुछ दिनों में तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मणि शांत ही नहीं हो रहा था। वो लगातार बड़बड़ाता जा रहा था। हृदय ने कार घर के बाहर पार्क की और अंदर आ गया। हृदय ने कहा, मणि तू आराम कर, मैं अपने कमरे में कुछ देर ध्यान करूंगा। मुझे किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। यह कहकर हृदय अपने कमरे की ओर बढ़ा ही था कि उसके फोन की रिंग बजी। ये शुभांगी का फोन था। शुभांगी ने कहा, हेलो हृदय। हृदय ने शुभांगी पर एक साथ कई क्वेश्चंस की बारिश करते हुए कहा, शुभांगी तुम कहां हो? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूं। तुम ना फोन पिक कर रही हो और ना ही कोई मैसेज कर रही हो। सब ठीक तो है? तुम कैसी हो? शुभांगी ने हंसते हुए कहा, अरे अरे तुम इतना परेशान क्यों हो? सब ठीक है, मैं भी ठीक हूं। हृदय ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी, और तुम हो कि एक मैसेज भी नहीं कर सकती। एक मिनट, ये लोगों की आवाज कैसी? तुम इस वक्त कहां हो? शुभांगी ने हृदय को धीमी आवाज में कहा, हृदय पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम नाराज नहीं होगे। हृदय ने कहा, तुम फिर से पहाड़ी पर तो नहीं गई थी ना? शुभांगी ने इस बार हृदय को प्यार से डांटते हुए कहा, मैंने कहा ना पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर नाराज नहीं होगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। हृदय ने हार मानते हुए कहा, ओके, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अब तुम जल्दी से बताओ कि तुम पहाड़ी पर तो नहीं गई थी ना? शुभांगी ने कहा, हृदय मैं पहाड़ी पर ही हूं। हृदय शुभांगी की बात सुनकर सन्न रह जाता है। वो गुस्से से कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कहा तुमने कि तुम पहाड़ी पर हो, वो भी इस वक्त? तुम वहां क्या कर रही हो? अभी कभी निकलो वहां से। शुभांगी ने हृदय को मनाते हुए कहा, तुमने अभी अभी मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे, और देखो तुम मुझ पर चीख रहे हो। शुभांगी हृदय से यह कहते हुए फनी वे में रोने की एक्टिंग करती है। हृदय कहता है, ठीक है, मुझे सब कुछ बताओ कि आखिर मेरे मना करने के बाद तुम इस वक्त वहां क्या कर रही हो? शुभांगी ने हृदय को बताया, हृदय लगातार हो रही घटनाओं की वजह से इस जगह पर आने जाने के लिए लोगों को रोक दिया गया है। यहाँ के बारे में रिसर्च करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम आई है। वो इस जगह पर सर्वे करेंगे और इस सब के पीछे की वजह का पता लगाएंगे। इसलिए पुलिस ने पहाड़ी के एक हिस्से में कैंपिंग शुरू कर दी है। हमारी टीम कल ऊपर पहाड़ी पर जाएगी। हृदय ने गहरी सांस ली और शुभांगी से कहा, तुम इस मामले को जितने हल्के में ले रही हो, वो उससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसे तुम्हारे एक्सपर्ट्स भी काबू नहीं कर सकते। शुभांगी ने कहा, तो क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? हृदय ने कहा, शुभांगी कुछ भी हो जाए, तुम कल पहाड़ी के ऊपर नहीं जाओगी। शुभांगी ने हृदय से कहा, लेकिन हृदय
जो टीम कल पहाड़ी में जाने वाली है उस लिस्ट में मेरा नाम है। अब मैं कैसे मना कर सकती हूँ? हृदयम ने कहा, मैं तुमसे बस कल का टाइम मांग रहा हूं। तुम कोई भी बहाना बना लो, लेकिन कल पहाड़ी पर मत जाना। यह कहकर हृदयम ने फोन बंद कर दिया। शुभांगी ने कई बार ट्राई किया, लेकिन हर बार हृदयम का फोन बंद आ रहा था। शुभांगी को हृदयम से इस तरह के बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी। हृदयम की बात को ना मानने की हिम्मत शुभांगी नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे कल पहाड़ी पर जाना ही था। क्या होगा आगे? शुभांगी बहुत सोचने के बाद क्या डिसीजन लेगी? क्या वो रजत सुंदरी के कहर से बच पाएगी? क्या हृदयम उसे बचा पाएगा?